एक सिंपल सा सवाल, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के एक क्लासरूम में बैठे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, नो एक्सपोजर, सिंपल बैकग्राउंड, तो क्या आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने की सोच भी सकते हैं? लेकिन यही स्टोरी है आज के हमारे गेस्ट अंकित पांडे की। उसने वहां से शुरुआत की जहां पर लोग सोचते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या ही कर सकते हैं। जी हाँ, ही कम्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल and even then he has cracked IAS, yes, Indian Administrative Services, and we are proud to share his journey with you. He did all that everyone considers safe. इंजीनियरिंग की, उसके बाद SBI जैसे बैंक में जॉब भी की, लाइफ सेट थी, लेकिन शायद नहीं। He kept thinking, is this all that I'm meant to do? And then he took one decision जो बहुत लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम लोग ले पाते हैं। Okay, one message for students. Never underestimate yourself and believe in the process. So hello and welcome Ankit. Thank you. कैसा लग रहा है बेटा आज यहाँ पर वापस आकर? Feels really great. Like we are back in home. ये तो है. We are so happy and proud to see you become a successful IAS officer. But when you reflect back on your journey in school, what do you remember? काफी चीजें याद आती है कि गेम्स का पीरियड सबसे ज्यादा याद आता है। लंच में एक दूसरे का खाना खाना, टीचरों के साथ मस्ती, तो ये सब याद रहता है। और पढ़ाई में भी कंपटीशन था, लेकिन इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित, टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, व्हाट वाज इट लाइक? चाइल्डहुड में अच्छा था। सबसे पहले मैं एक MCD स्कूल में पढ़ा था। वहाँ पर अच्छा था माहौल, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पे हम जाके अपने स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब प्रतिभा क्लास के बारे में पता चला कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है और यहाँ पे व्हाट वी कॉल क्रीम डेला जो आते हैं बच्चे, क्रीम ऑफ द क्रीम, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आया। तो यहाँ पे मैम जो मैंने माहौल देखा वो काफी अलग था जो मेरे पिछले स्कूल था उससे। यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन था बच्चों के बीच, एकेडमिक्स के साथ साथ जो कोकरिकुलर एक्टिविटी है, वेदर स्पोर्ट्स या डांस, और सभी पे फोकस था। तुम डांस करते थे? लेकिन एक अच्छा था मैं माहौल की ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों की वो हो रही थी, वो देख के मैं अच्छा लगा और मुझे भी लगा कि नाउ आई कैन डू समथिंग इन माय लाइफ। तो व्हाट वर यू लाइक एज अ स्टूडेंट? क्या फर्स्ट आते थे क्लास में? मैं तो कभी भी फर्स्ट नहीं आया, हमेशा आया था सेकंड या थर्ड। फर्स्ट हमेशा एक लड़की मेरी क्लास में प्रेरणा थी, वो आती थी। हाँ, अभी भी टच में हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा ध्यान रखती हूँ, तो प्रेरणा भी बहुत खुश होगी ये सुनकर कि उसने और लोगों को भी प्रेरणा दी है। बट अंकित, अब तुम्हें औरों को प्रेरणा देनी है कि अगर आप फर्स्ट नहीं भी आए हो कभी स्कूल में तो भी आप IAS ऑफिसर बन सकते हो। तो ये कैसे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे IAS की तरफ जाना है? मैं एक्चुअली तो मुझे ग्रेजुएशन तक कुछ भी आइडिया नहीं था, बट ये था कि आई वांट अ जॉब जिसमें पब्लिक इंटरफेस ज्यादा और एक इम्पैक्ट दिखे ग्राउंड पे। तो initially I worked in bank, but then I realized that my work is not making such impact on the ground. Then I thought that I should switch over to the civil services, because here you can directly interact with the public. Your impact on the ground would be much far bigger than what you are doing in the bank. And the job in bank, though it was good, but it was mechanical in nature. The flexibility of job was not that great. Okay. But civil service provide you that scope of flexibility where you can excel. ओके, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हो तो कहीं आपको लगता है कि आपके स्कूल ने आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, कि वो जो कीड़ा ही मैं कहूँगी कि वो सेटिस्फाइड, सिर्फ एक नॉर्मल जॉब से सेटिस्फाइड ना होने का और सोसाइटी को गिव बैक करने की जो एक लगन थी कि हाँ मुझे कुछ करना है, जो शायद बैंक की जॉब नहीं सेटिस्फाई कर पाई, तो are you able to connect it to your school somewhere? Truly मैम, जो हमारे मेन चीज थी मैम कि जो एक चाइल्ड होता है उसका ब्रेन काफी इलास्टिक होता है, तो स्कूल का काफी बड़ा रोल होता है उसे मोल्ड और शेप करने में। तो मैम मुझे याद आता है कि सबसे मेन जो ना सिर्फ एकेडमिक्स पर एथिकल वैल्यू जो हमने यहाँ सीखी, मुझे याद है सुबह सुबह
जो हमारी प्रेयर होती थी उसमें हमारे जो संस्कृत के टीचर थे अरविंद झा जी, वो रोज आके कोई ना कोई रोज एक प्रेरणा श्लोक देते थे कोई श्लोक के माध्यम से। तो बिल्कुल मैम वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स हमारे अंदर इम्बाइब होते गए कि एक पब्लिक सर्विस एक सर्विस ओरिएंटेशन डेवलप हुआ। तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग साथ में चलता हुआ आ रहा है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे कि सिविल सर्विसेज में आओ और आज सिविल सर्विसेज डे भी है। तो अरे आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, फिर हम आज एक स्पेशल डे पर स्पेशल पर्सन से बात कर पा रहे हैं। तो अंकित, तुमने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम ली, कैसे सिलेक्ट किया? मैम मैं पहले से एक मैथ और साइंस की तरफ मेरा ओरिएंटेशन ज़्यादा था। इवन 10th तक भी मैं मेंटल मैथ्स कंपटीशन में स्टेट लेवल तक जाता था। तो मुझे ये था कि मैथ्स तो मुझे लेनी है। लेकिन मेरे ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी थी लेकिन साइंस भी पढ़नी थी और साइंस की तरफ ओरिएंटेशन ज़्यादा था। तो उस समय मैंने साइंस लेने का डिसाइड किया। अदरवाइज अब तो एनईपी आ गए तो आप सब्जेक्ट्स वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो कि अभी वो हाँ, अभी आज होते तो तुम दोनों लेते, साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों लेते हैं क्योंकि मेरे दोनों में इंटरेस्ट था। हाँ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्ट्रीम मत देखिए, आप सब्जेक्ट्स देखिए, फिर उसमें आप प्रायोरिटाइज करिए कि आपको क्या पढ़ना है। बिल्कुल। एंड उसके हिसाब से आप अपनी करियर चॉइसेस बनाइए, ना कि आप करियर चॉइसेस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट। बट मैं कहूंगी कि तुम्हारी करियर चॉइसेस काफी कन्वेंशनल थी। साइंस के बाद इंजीनियरिंग, वो कैसे किया? साइंस के बाद मेरे पास क्योंकि बायोलॉजी नहीं थी तो कुल मिला के मेरे पास एक ही चॉइस थी। बचा था। और इंजीनियरिंग में मैम फिर मैं आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में गया बिकॉज आई was not able to get good marks in JEE mains. Though I wrote JEE advanced, but it was all futile. So I joined the state university, IP University, and did BTech in electronics and communication. But when I entered engineering, then I realized that engineering was not meant for me. Okay. Then I decided, okay, I could not be a corporate person. So I oriented myself toward other government jobs, where I could have a direct impact on the public life. Right, right. So सबसे पहले फिर मैंने बैंकिंग की तरफ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभार 12th में सब्जेक्ट अगर गलत चूज कर लेते हैं तो उसके बाद होप खो देते हैं। कितना मैं सुनती हूँ कि बच्चों ने 10th के बाद सुसाइड कर लिया, 12th के बाद होपलेस हो गए, डेस्परेट हो गए। तो देखो भैया, अंकित जी ने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करते हुए ये रियलाइज किया कि मैंने तो गलत सब्जेक्ट ले लिए। तो भाई इवन देन जो है आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। लाइफ में जब तक लाइफ है तब तक अपॉर्चुनिटी है। कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपको होप नहीं लूज करनी है। तो अंकित, लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेजेस देखे होंगे, बट व्हिच वन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट दैट यू फेस्ड? किसी एक को तो पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा, लेकिन राइट आफ्टर जेईई मेन रिजल्ट आई वाज सो डिसहार्टेंड दैट आई वाज नॉट एबल टू गेट इवन द डीटीयू। बट एंड घर से भी प्रेशर था कि एक ड्रॉप ईयर ले लो। लेकिन उस समय मैंने डिसाइड किया कि नो, आई वोंट वेस्ट माय टाइम और वन प्रीशियस ईयर ऑन अगेन गोइंग इनटू दैट राइटर्स ऑफ कंपटीशन एंड आई जॉइंड स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं एक और मेरा एक डिफिकल्ट फेज था कोविड के टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक। तो मैं रोज में देखता था कि लोग आते थे और रोज ये जो खबरें आती थी कि लोगों की डेथ, और उस समय अकेला गुजरात में था, मेरी फैमिली दिल्ली में थी। तो मैं एक वो फेज था जो काफी डिफिकल्ट था। और तो इन डिफिकल्ट फेजेस में व्हाट पर्सनालिटी ट्रेट्स और व्हाट वैल्यूज मेड यू सेल थ्रू एंड वेयर डू यू थिंक दे केम फ्रॉम? The quality of never give up approach which I inculcated in my school itself, that proved to be a decisive one for me. मैं जब गुजरात में भी था तो मेरा ये था कि ठीक है सभी अच्छा होगा, भगवान सबके लिए अच्छा करेंगे। तो वही था, मैं खुद में मोटिवेशन बनाए रखी कि इट इज अ डिफिकल्ट फेज एंड इट विल पास। ये क्वालिटीज जो है वो मुझे स्कूल से हाँ, स्कूल में मतलब हम तुम लोगों को एनकरेज करते थे हमेशा, कभी तरह तरह के कॉम्पिटिशन से, कभी गेम्स से। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जहाँ पर तुम्हें लगा हो कि कुछ हार मान रहे हो और फिर दोबारा मोटिवेशन मिला? मुझे एक मेंटल मैथ कंपटीशन का याद आता है। तो उसमें मैम अलग अलग राउंड हुआ करते थे। तो मैं शुरू के 2 राउंड में हमेशा पीछे चल रहा था। तो थर्ड राउंड पे मेरे सीनियर्स थे भैया, तो उन्होंने कहा कि 6 राउंड होते टोटल, तो 2 में गलत भी करा तो बाकी 4 है पिकअप करने के। तो फिर वो था कि सीनियर्स मोटिवेशन देते थे। तो वो मुझे अभी तक याद है कि। तो विक्रम, आई होप यू लिसन टू दिस
एंड बिकॉज विक्रम भी अपनी लाइफ में बड़े ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकला, एंड आई एम ग्लैड दैट नाउ ही इज आउट ऑफ इट, बट काफी उसने मुश्किलात देखी। तो विक्रम, तुम्हारे शब्दों को अंकित ने काफी इंस्पायर और मोटिवेट किया है। आप लोगों को याद होगा कि स्कूल में मैं भी जब मैगजीन बनाती थी तो मैं तुम लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चंस उसमें डालती थी, पब्लिश करती थी। तो आई यूज्ड टू मेक माय क्वेश्चंस इन सच अ मैनर कि यू पीपल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. So you did everything right. Pehle engineering, SBI job. Then why wasn't it enough? What made you question your decision? There were multiple aspects of it. When I was in engineering, I got to know that I am not made for it. Because my scientific temperament was there, but those numericals, they made me boggle. Then I went into banking sector. Though I like economic and finance, but the kind of work which was there, like it's a mechanical work, you are doing the same thing every day, and the impact of your work is not visible to you at that moment. Now at that moment I realized that I should switch over to the civil services, because the scope of the variety of work there, you will directly feel that your work has a direct connection and impact on the people. So that made me realize that I should switch over. बट किस चीज से ज्यादा डर लग रहा था, जॉब छोड़ने से या उस जॉब में हमेशा के लिए ट्रैप्ड होने से? उस मोमेंट में तो यही डर था कि उस जॉब में मैं हमेशा फंसे ना रह जाऊं, क्योंकि ये काफी कम और क्रूशियल पीरियड था। अगर मैं ये 2-3 साल उस जॉब में फंसे रह जाता तो फिर मैं हमेशा के लिए जॉब में ट्रैप रह जाता, जहाँ पे मैं अनहैप्पी रहता। लेकिन उस समय एक फियर भी था कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ और मेरा फिर अगर नहीं होता तो क्या होगा। हाँ, तो क्या वाज देयर अ प्लान बी? कोई प्लान बी रेडी था? मैम वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 3 अटेम्प्ट तक और किसी भी जॉब के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद तो देयर इज अ एज गैप, तो उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में तो वापस नहीं आ सकता था। तो मैंने स्टेट पीएससी और बैंकिंग सेक्टर तो एक प्लान बी की तरह रखा था, बट मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मुझे प्लान बी की जरूरत नहीं। ओह गुड गुड, आई लाइक दैट। ओके, सो जब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वाज देयर एवर अ डे व्हेन यू फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन? There were multiple days, but particularly when the UPSC 2024 mains result came out, and I could not find my name in the list. So it was like a nightmare for me, because I have given everything I could. But वही है मैम, स्ट्रेटजी कभी कभार लक भी आपके साथ होना चाहिए, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो जरूर मुझे इस बार नहीं तो अगली बार रिजल्ट मिलेगा। Okay. But it took 1-2 days to overcome that grief. Yes. So what stopped you from quitting that day? मैम यही था कि मैं दूसरे लोगों की तरफ भी देखा कि मैं अकेला फेल नहीं हुआ था। हाँ जी, मेरे साथ लाखों बच्चे फेल हुए थे। क्या वो पढ़ाई करना छोड़ देंगे या तैयारी करना छोड़ देंगे? वो तो नहीं करेंगे, वो अगले दिन से लग जाएगी। जी जी जी। तो जो वो करे वही मुझे भी करना है, because I have no other choice. Okay. तुमने अपने सामने रास्ता बिल्कुल क्लियर रखा था कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो अंकित, जो बच्चे अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके बारे में तुम उनसे क्या कहना चाहोगे कि भाई क्या स्ट्रैटेजीज? आपने कहा कि भाई फर्स्ट ईयर मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तो सेकंड ईयर आपने क्या चेंज किया और कैसे वो तैयारी करें कि वो सक्सेस पाएं? क्या आपने कोई कोचिंग ली थी? नहीं मैम, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैं सेल्फ स्टडी से ही सब किया, लेकिन मैंने जरूर टेस्ट सीरीज ली थी, जो कि सभी को लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज। मैम यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। तीनों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तीनों को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस देनी होती है। आप अगर प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मेंस को छोड़ दे रहे हो, आप तब भी फेल हो गए। अगर आप मेंस पे ही फोकस कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, आप तब भी फेल हो गए। तो वी हैव टू डिवाइड आवर टाइम अकॉर्डिंगली, एंड फॉर ईच स्टेज देयर इज अ सेपरेट स्ट्रेटजी। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हमें फोकस होता है कि हम अपने नॉलेज को, बेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक ही बुक पढ़े, लेकिन उसको बार बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि वो एक एक लाइन से आपको फैक्ट्स देंगे। एनीथिंग कैन बी आर्क अंडर द सन, बट यू कांट रीड एवरी बुक, बट whichever book you are reading, you must ensure that you should not forget one line out of it. So जब तुम कह रहे हो एक बुक, any particular book that the students can? मैम जैसे हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक है। फॉर पॉलिटी इट इज लक्ष्मीकांत, बट आई विल सजेस्ट दैट always go for the government websites and BARE Act. Okay. Because that is the permanent source for any law and politics related subject. Okay.
एंड फॉर हिस्ट्री में कोई भी बुक लीजिए आप, मार्केट में बहुत सारी बुक है, हम्म। लेकिन कोई भी एक बुक लीजिए तो उससे कम से कम 8 बार 9 बार एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस वॉर के बारे में, तो आप उसको बता सके कि इस पेज नंबर पे इस वॉर के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो इंफॉर्मेशन करेक्ट भी हो और थॉरो भी हो। Yes. ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट मेंस एंड इंटरव्यू? मेंस में आपकी इंफॉर्मेशन से ज्यादा आपके आर्टिकुलेशन पे फोकस होता है। You are in a simulation zone where you have limited time and you have to perform at your best. ओके। तो मैम उस समय आपको अपने नॉलेज से ज्यादा इस चीज पे फोकस करने की, जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप उस पेज पे उतार पाए। राइट। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, आप काफी मॉक्स लगाएं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कम से कम 15 से 20 मॉक्स हर मेंस के सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना ही चाहिए। रोज डेली आप एक मॉक लिखिए, एक मॉक टेस्ट, एंड कोशिश कीजिए कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा फिनिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं तो आप बाकी उससे कंपटीशन में वैसे ही पीछे हो जाते हैं। आंसर राइटिंग के लिए मैं ये भी कहूँगा कि स्कूल में वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट हमें मिलता है 11th 12th के एग्जाम्स, उसमें जो इंग्लिश के ऐसे लिखते हैं, जो भी हम आंसर्स लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेस बनाता है कि आप यूपीएससी के आंसर्स लिख सकें। हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, वहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना होता है, लेकिन तब भी एक लिखने की जो आदत है वो स्कूल से ही बन जाती है मैं कहूँ। और ये खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के साथ एक डिफिकल्टी आती है कि वो जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो लिखने की आदत छूट जाती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जब ग्रेजुएशन में भी हो तो लिखने की आदत कभी ना छोड़िए, रोज कम से कम 2 से 3 पेज कुछ ना कुछ लिखिए। राइट, राइट। और जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो ध्यान से सुने उस चीज को। सो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? और इंटरव्यू इन तीनों स्टेज में सबसे ज्यादा डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं हो रही, आपके एटीट्यूड के साथ आपसे क्या बोर्ड एक्सपेक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैम सबसे पहले इंटरव्यू का स्टेज होता है डेफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज है, जो भी आपके पैशंस है उनके बारे में लिखना होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो 100% एक्यूरेट हो, और आप ईच वर्ड ईच लाइन के गो थ्रू होना चाहिए, आपको हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे। अगर आप गलत हॉबी लिख रहे हैं और वो आपकी हॉबी नहीं है, या आप इंश्योर कीजिए कि जो भी आप हॉबीज या पैशन में लिख रहे हो वो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, आप फॉर द सेक ऑफ इट की लिखना है तो लिख दिया, ऐसा ना हो। जब मैं 11th 12th में सीवी लिखना सिखाती थी, कुछ बच्चे हॉबीज में स्लीपिंग लिख देते थे। तो यही बात होती थी कि बेटा अगर स्लीपिंग लिखोगे तो कौन तुम्हें जॉब पर रखेगा। राइट। सो आपने अपने इंटरव्यू में क्या क्या लिखा था, क्या हॉबी लिखी? अंकित? जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे पहले से एक इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, तो मैंने सिर्फ वही लिखा था, क्योंकि मैंने कोई भी वहाँ पे ब्लफ नहीं किया कि मैं और कुछ हॉबी लिखूं। मेरी एकेडमिक हॉबी थी तो मैंने उसी के बारे में लिखा, राइट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जियो पॉलिटिक्स। Very good. So, and your hobby has to be related to the work that you are applying for. So, IAS के लिए अगर apply कर रहे हैं तो interest in geopolitics is a good hobby to write about. Dancing अगर लिख भी देते तो जो है वो क्या ही, it will not aid your application. So, good thing that you are pointing out. But एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपकी हॉबी बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। अगर आप डांसिंग भी लिख रहे हैं तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर आप डांसिंग लिख रहे हैं तो आप बी स्पेसिफिक दैट यू आर इनटू बैलेट डांस और यू आर इनटू ब्रेक डांसिंग और द काइंड ऑफ डांस यू डू, बिकॉज an IAS officer need or a civil servant need to be specific. So whatever you are writing, it should be to the point, to the specific. Okay, very good. And अब बात करते हैं रिजल्ट डे की। So finally रिजल्ट कितनी बार चेक किया? मुझे याद है बीबी कि 22 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था, और जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा आ गया। मैंने पहले हिंदी पीडीएफ खोली, ओके, क्योंकि उसमें जल्दी आती होती है इंग्लिश पीडीएफ से, तो पहले मैंने हिंदी पीडीएफ में चेक किया फिर उसके बाद इंग्लिश पीडीएफ है उसमें भी मैंने चेक किया, तो 2-3 बार चेक हो गया कि यस माय रोल नंबर इज देयर, माय नेम इज देयर। देन आई कभी-कभी ये भी डाउट होता है कि कोई और अंकित पांडे तो नहीं है। मैं रोल नंबर से भी 2-3 बार चेक किया। ओके, हां। फिर सबसे पहले किसको बताया? मैम मेरी फैमिली पूरी थी, मतलब मेरी मदर थी, मेरे भैया थे, तो सब खुश हो गए कि चलो। तो बाजा आया घर में, ढोल वोल बजे नहीं? मैं ये पहले से था कि मैं किसी भी टाइप पे ढोल बाजे सब कुछ नहीं लाऊंगा, बिकॉज़ इट इज जस्ट लाइक एग्जाम। आई पास्ड इट, आई क्लियर्ड इट, एंड उसमें भी मैम जो मेरी रैंक थी इट वाज ऑन बॉर्डर, सो आई नीड टू स्टडी फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो, बिकॉज़ आई वाजंट श्योर दैट आई विल गेट आईएएस। So from the next day I started preparing for the next cycle. Oh,
because I could not take chances. Okay. But you finally got IAS. Finally, I got it. IAS. Okay, very good. So we are so happy that you got it. And so when life got tough, what was it that held you together? क्या लगता है कि भाई कौन सी ऐसी क्वालिटी थी कि जो आई मीन पहले साल आप यू लॉस्ट एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन, अगले साल भी आप यू वर नॉट हैप्पी विद आईपीएस, अगर आईपीएस मिलता तो, एंड यू वर रेडी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन. So what was it that held you together and gave you that power and energy to go on? तो मैं एक शुरू से ही जो स्कूल में हमें बताया गया कि जो भी आप चाहो उसके पीछे लग जाओ, चाहे कितना भी टाइम लगे. ये भी था. मैं दूसरा फैमिली सपोर्ट. फैमिली बोल रही थी कि जो आपको चाहिए आप तब तक कीजिए. फैमिली से कोई भी प्रेशर नहीं था कि आप घर पे बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तीसरे में ये था कि मैं शुरू से ही समझ लिया था कि मैं आईएएस में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कोप वैरायटी ऑफ वर्क है और डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट होगा लोगों की जीवन पर. राइट. लेकिन आईपीएस में भी होता है ये, लेकिन मैं ये था कि मैं आईएएस में कुछ और ज्यादा कर सकता. तो मैं पहले से था कि मुझे आईएएस ही चाहिए. सो गुड दैट यू न्यू कि भाई आपको क्या चाहिए है. एंड अब मैं अपने जो फ्यूचर बच्चे जो, पहली बात यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी ऑफ देम. भाई बच्चों आप लोग भी आईएएस कर सकते हो, तो आई वुड एनकरेज. मेरे बहुत सारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स अभी बैठे हैं who are not happy with what they are doing or where they are. I would say take courage, take inspiration, take that big leap, and if you think you are made for IAS, you should definitely go for it. But अब मेरा एक important सवाल जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए, बच्चों को लगता है कि उनको रिसोर्सेज और चाहिए. What do you think? आपका क्या ओपिनियन है कि what is it that they actually need? रिसोर्सेज से भी ज़्यादा I think mindset, the scientific temperament and urge to learn every day. ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन किताब लेके बैठ गए, आप एक दिन 7 घंटा पढ़ लिया. अगर आप रोज पढ़ सकते हो तो आप यूपीएससी में जरूर आइए. यूपीएससी इज मेड फॉर guy like me who are average in their study but who are willing to do the hard work. Even if you are very smart and can't do hard work, you can't study for 10 hours daily, then even if you are so great IQ, you would not be able to clear this exam. तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपका IQ कितना. इट इज नॉट इन जेईई एग्जाम की जहाँ पे आपका IQ टेस्ट हो रहा है. यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक हो रही है कि आप कितना वाइडर नॉलेज है. एंड आई थिंक वो मैं नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन उस पे डिपेंड करता है. तो व्हाट मैटर्स मोर, कॉन्फिडेंस या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी ऑलवेज. बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस ये सब आपको 1 वीक 2 वीक इसके बाद खत्म हो जाता है. परसेवरेंस एंड कंसिस्टेंसी इज विच, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग एग्जाम. For 1 year you are preparing for it, then for next year you are going through the exam cycle. So even if you clear in first attempt, it took 2 years, it will take 2 years. So consistency and perseverance, ये दोनों ही बहुत important. So one thing that students waste time worrying about so much, I think it is result. कि एग्जाम देने के बाद वो फिर रिजल्ट की टेंशन में बैठ जाते हैं. मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट के बारे में आपको कोई भी डे ड्रीमिंग नहीं करनी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है. जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप अपना कर्म करो, निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो. बिल्कुल. तो आप अपना एफर्ट पूरा डाल दीजिए, नेक्स्ट साइकिल में लग जाइए. रिजल्ट तो अपना आता रहेगा. अगर आपने परफॉर्म किया है तो रिजल्ट भी वैसे ही. बिल्कुल. इट्स लाइक अ लॉ ऑफ फिजिक्स जो हम बात करते हैं कि भाई आपने फोर्स लगाई है ना, रिएक्शन आएगा तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. कई बार रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं आता क्योंकि आपकी फोर्स जो लगाई है वो ऑप्टिमम नहीं होती है. दैट मीन्स कि भाई नेक्स्ट ईयर से आपको और ज्यादा फोर्स लगानी है, प्रिपरेशन थोड़ी और ज्यादा करनी है, मे बी डायरेक्शन एडजस्ट करनी है. सो ये तो लॉ है, नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, उसी को फॉलो करते हैं. ओके, वन थिंग दैट यू वुड एडवाइस के स्टूडेंट्स को कल से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए या रादर आज से ही शुरू कर देनी चाहिए? मैम एक ये है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, उसके बारे में जो भी आपके थॉट्स है वो एटलीस्ट 2 पेज तो लिखिए. अगर आप 2 पेज किसी चीज के बारे में नहीं लिख पा रहे, आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आपकी नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में रह जाती है, लेकिन आप उसको वेस्ट कर रहे हैं. बोलना भी जरूरी है लेकिन लिखना 2 पेज रोज जरूर लिखिए किसी भी चीज के बारे में, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स, आपका फेवरेट पेट क्या है उसके बारे में लिख दीजिए. ओके. 2 पेज लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप रोज कुछ ना कुछ लिखिए.
आजकल स्टूडेंट्स में रीडिंग और राइटिंग की ही हैबिट बहुत वो हटती जा रही है, खत्म होती जा रही है. स्टूडेंट्स डोंट वांट टू रीड, दे डोंट वांट टू राइट, बट फॉर एनी, आई मीन माइंड के डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है. आई कीप टेलिंग स्टूडेंट्स के भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो. उदाहरण के लिए हमारे एग्जाम्पल की इवन लवासना में भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो पर्सनल डायरी पर्सनल जर्नल मेंटेन करते हैं. अच्छा. कि आपको रोज क्या भी टेंजेंशियल थॉट्स जो भी आपके हैं वो आप उसको राइट डाउन कीजिए. तो मैम ये एक हैबिट है जो सबको रखनी चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ वो अपने बारे में अपने थॉट्स जो भी उनके दिन में हुआ उसके बारे में लिखते रहे. तो अब फर्स्ट राउंड ऑफ तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तो हमें अपनी थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में भी बताइए कि भाई आईएएस की ट्रेनिंग कैसी होती है. आईएएस की ट्रेनिंग 2 फेजेस में होती है. एक होता है फाउंडेशन कोर्स जिसमें बाकी के सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं. वो आईपीएस हो, आईआरएस हो, कोई भी जो ग्रुप ए सर्विसेज होती है इन सभी के कॉमन फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि लबासना मसूरी में होता है. और इस ट्रेनिंग में बेसिकली अलग-अलग मॉड्यूल होते हैं. जैसे आपको अर्बन गवर्नेंस के बारे में, रूरल गवर्नेंस, पंचायती राज, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के बारे में बताया जाता है. ओके. लेकिन ये काफ़ी जनरल होता है नेचर में ताकि बाकी सिविल सर्वेंट्स जो है उनको एक जनरल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है. और यहाँ पे फोकस कामराडरी डेवलप करने में, अपनी फिजिकल फिटनेस में, इन सब गुड हैबिट्स पे रहती है. उसके बाद में हमारा फेज 1 स्टार्ट होता है. फेज 1 इज लाइक द इनिशियल इंडक्शन प्रोग्राम फॉर द आईएएस. ओके. इसमें हमें थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हमें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर. बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर पे काफी फोकस रहता है. एक एसडीएम और डीएम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क इज टू मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट. इसके अलावा मैम इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पब्लिक मैनेजमेंट इन सभी एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है. और मैम जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है वो तो रोज कंटिन्यू रहती है. अच्छा, आप कह रहे हो कि आईएएस को भी फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं? यस मैम. सुबह 5:36 पे हमें पीटी करना होता है और उसके लिए भी हमें पोलो ग्राउंड जाना होता है जो कि 2 किलोमीटर डाउन हिल फिर 2 किलोमीटर अप हिल. ओह माय गॉड. सो आपकी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. यस मैम. वो मेक श्योर करते हैं कि हर कोई 5-6 किलो तो कम करके जाए. गुड गुड गुड. सो नाउ रेडी फॉर सम फन. रैपिड फायर राउंड. करण जौहर का कॉफी विद करण होता जा रहा है. ओके. वन वर्ड फॉर स्कूल. One word for struggle. UPSC. One word for success. Still not there. Okay, that's 3 words. One habit from school that you still follow. Rising early in the morning. Oh, very good. Then if not IAS, then what? Maybe banking again. Okay. One message for students. Never underestimate yourself and believe in the process. If you are putting in efforts, surely you will get the benefits. So today when you walked back to the school and you came not as a student but as an IAS officer, how did you feel? Man, it felt great that this is the institution which made me which I am today. And मैं मेरे को फीलिंग आ रही थी कि अब मुझे देख के दूसरे लोग जो है, दूसरे बच्चे जो है उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आगे जा सकते हैं, वो भी आईएएस बन सकते हैं. ये एक अच्छी फीलिंग थी. बहुत बढ़िया. और इफ यू कुड स्पीक टू योर यंगर सेल्फ, मतलब जब क्लासरूम में तुम घूमे तुम्हें लगा होगा कि यहाँ मैं बैठा था, एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू ऑफर योर यंगर सेल्फ? इंजीनियरिंग मत लेना फिर जो अच्छा लगे. Okay. And you know, one of your teachers is sitting here right now, and if your other teachers watch this, anything that you would like to say to them? I would say thank you that you made me what I am today. And जो एक होता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो काफ़ी इलास्टिक होता है, उसे मोल्ड करना होता है, शेप करना होता है, उसमें टीचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड आई थिंक आरपीवी में सभी टीचर्स ने अपने अलग अलग रूप से सभी योगदान दिए, चाहे वो गेम्स के टीचर हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो हमारे एकेडमिक्स टीचर हो. सभी का कुछ ना कुछ रोल रहा है हमारी ओवरऑल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में. तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा. Right, they are so proud of you today. So thank you so much, Ankit. It was such a pleasure talking to you, and I'm surely very proud of you. So today wasn't just about talking to an IAS officer. Today was about those little things which contribute to make us who we are. So Ankit's journey has proven that success is not about resources. It is all about perseverance. It is all about believing in yourself, and it is all about going on even when you feel broken or when you are scared of defeat. Don't ever underestimate your potential.
you have what it takes. So if you are facing any difficult situation, if you are going through tough time, don't let that be the end. हमारी बिगिनिंग कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारी एंडिंग क्या होगी. हमें कहाँ जाना है वो रास्ता हमें खुद तय करना है. सो आई होप you liked the video. I hope you enjoyed listening to Ankit, and I hope this video finds you at the right time. Don't forget to like, subscribe, and share with someone who may need to hear it. Thank you.